तो पार्ट 5 की शुरुआत में जैसे ही महा और रियोक बस से होटल में पहुंच जाते हैं तो महा अपना बैग ढूंढती है जो कि उसे नहीं मिलता। साथ ही रियोक का भी बैग उसे नहीं मिल रहा है। तो रियोक को सीट के नीचे जो बैग दिखती है वो उसे उठा के वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ढूंढने के बाद महा को भी उसका बैग मिल जाता है। पर होटल वापस आकर जब वो उस बैग को चेक करती है तो उसमें रियोक का फेवरेट माउथ फ्रेशनर होता है। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बैग रियोक का है वो इस बात से परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम जिहाक को देखते हैं जो कि महा को उस होटल में छोड़कर किसी दूसरे होटल में जा रहे थे, क्योंकि जिहाक उस फिल्म के कास्ट में नहीं आते और इसी वजह से उन्हें होटल में रुकने के लिए कोई कमरा नहीं दिया गया। जिहाक जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें रियोक की फैन क्लब की लड़कियाँ लिफ्ट की ओर दौड़ते हुए दिखती हैं, जिनका पीछा कुछ और लड़कियाँ कर रही होती हैं। और सबसे आखिर में वो मैनेजर जुंग को देखते हैं जो कि उन सभी लड़कियों का पीछा कर रहे थे। और वो जिहाक से कहते हैं कि रियोक की जान खतरे में है। पर जिहाक के वहाँ से जाने से पहले रिपोर्टर जुंगी उन्हें रोककर कुछ सवाल करती है। और उसी वक्त जब महा अपने बैग को लेने के लिए रियोक के रूम में आती है तो रियोक के फैन क्लब की लड़कियाँ लिफ्ट से उसके कमरे की तरफ आ रही होती हैं, जिस वजह से रियोक महा को कमरे के अंदर खींच लेता है, जिस बात से वो दोनों ही हैरान होते हैं और कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो जब आगे मैनेजर जुंग वहाँ आकर रियोक के फैन क्लब की लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो वो सभी लड़कियाँ मैनेजर जुंग से कहती हैं कि हम रात भर रियोक के दरवाजे के बाहर रहकर उसकी रखवाली करेंगे। पर मैनेजर जुंग के कमरे में अंदर आने के बाद रियोक महा को कमरे के कोने में छुपा देता है, लेकिन उसी दौरान महा के हाथों से गलती से लाइट ऑन हो जाता है, जिस वजह से मैनेजर जुंग महा को बड़ी आसानी से शीशे में देख सकते हैं। तो मैनेजर जुंग का ध्यान भटकाने के लिए रियोक उन्हें हक कर लेता है और आगे वो मैनेजर जुंग को दिन रात रियोक का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद करता है। और ये सब कहते वक्त महा वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। मैनेजर जुंग को लगता है कि रियोक ने शराब पी ली है और शायद इसी वजह से वो अजीब बिहेव कर रहा है। तो वो रियोक को उसी की हालत पर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद रियोक को अपनी की हुई हरकतों पर शर्मिंदा महसूस होता है। और आगे जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे महा बाथटब के अंदर छुपी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराता है। और उसी वक्त रिपोर्टर जुंगी मैनेजर जिहाक से एनजीओ को लेकर कई सारे सवाल करती है, जिसके बाद वो एनी के बारे में पूछती है, जिसने ब्रिज में सुसाइड करने से पहले जिहाक से मुलाकात की थी, जिसकी वजह वो जानना चाहती है। और एनी के मौत के बाद अब एनजीओ कहाँ पर रहता है, और साथ ही जिहाक ने एनी की मौत के बाद वो नौकरी क्यों छोड़ दी, और इतने सालों के बाद जिहाक अपनी कंपनी खोलकर क्यों वापस से रिटर्न हो रहे हैं। साथ ही जिहाक उन लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पहले एनी के टीम में थी, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर जिहाक रिपोर्टर से बिना कुछ कहे वहाँ से उठ के चले जाते हैं। इसके बाद रियोक अपने दरवाजे को खोलकर उसके फैंस के वहाँ से जाने का वेट कर रहा होता है, पर क्योंकि वो तीनों लड़कियाँ उसके दरवाजे के आगे बैठी हैं तो वो कमरे के अंदर जाता है और महा से उसके कमरे में आने की असली वजह पूछता है। तो महा उसे समझाते हुए कहती है कि वो रियोक का बैग वापस करने के लिए आई है, जिसमें उसके फैंस के दिए हुए तोहफे हैं। और लास्ट टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब कि जो वाइट वाला जैकेट फैंस ने महा के हाथ में देख लिया था, जिससे सभी फैंस नाराज़ हो गए थे, तो वो दोबारा से ये कहानी दोहराना नहीं चाहती। जिस चीज़ को सुन लेने के बाद रियोक महा को बैठने के लिए कहता है, पर महा वहाँ पर बैठती नहीं। तो रियोक उससे कहता है कि मैं सो जाता हूँ, पर महा के वहाँ पर होने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाता। तो आगे दोनों ही दरवाजे के बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लड़की गई है या नहीं, पर वो लड़कियाँ अभी भी रियोक के कमरे के आगे पहरा दे रही होती हैं, जिस बात से परेशान होकर वो दोनों ही दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं, जहाँ गलती से रियोक का हाथ महा के हाथ के ऊपर टच हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को ऑकवर्ड तरीके से देख रहे होते हैं और एक दूसरे से अलग होकर बैठ जाते हैं। फिर आगे रियोक महा को देख के बोलता है कि उसमें सच में बहुत हिम्मत है, क्योंकि म्यूज़िक ख़त्म होने के बाद भी वो खुद गाते हुए परफॉर्म कर रही थी। और आगे वो उससे कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। लेकिन महा उससे कुछ भी नहीं कहती, तो वो नज़दीक जाकर देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो बैठे बैठे सो रही है। तो वो महा के सामने बैठकर उसे देखते हुए स्माइल करता है, लेकिन तभी महा की नींद खुल जाती है और वो रियोक को अपने सामने बैठे हुए देख लेती है, जिस बारे में रियोक एक्सप्लेन करने वाला ही होता है। लेकिन तभी महा की नज़र घड़ी की ओर जाती है, जिसमें अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि 6:10 को उसे लेने के लिए उसके कमरे में जिहाक आने वाले हैं। तो महा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो रियोक के पास कोई और चारा नहीं बचता। फिर आगे वो मैनेजर जुंग को कॉल लगाता है। मैनेजर जुंग की उनके कमरे में आती
जब वो रियोक और महा को दोनों को एक साथ देख लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो महा झुकते हुए मैनेजर जुंग को कई बार सॉरी कहती है, जिस पर रियोक कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम सॉरी मत बोलो, क्योंकि वो रियोक था जिसने महा को अंदर आने के लिए फोर्स किया। जिस बात को जान लेने के बाद मैनेजर जुंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो आगे रियोक मैनेजर जुंग को शांत रहने के लिए कहता है और उसी दौरान जीहाक जो कि महा के मैनेजर हैं वो उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। जब महा को नीचे आने के लिए कॉल करते हैं, पर क्योंकि महा का फ़ोन उसके कमरे में है तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। तो इसके बाद रियोक मैनेजर जुंग को अपने कंधे में बैठाकर कमरे के बाहर दौड़ते हुए आता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैनेजर जुंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो लिफ्ट ना लेते हुए जल्दी करके सीढ़ियों से नीचे उतरता है। रियोक की इन हरकतों को देखकर वो तीनों ही लड़कियां उसका पीछा करती हैं, जिसके बाद हम जैकेट के अंदर महा का चेहरा देखते हैं, जिसने जून की जैकेट और उसके कपड़े पहन लिए और मैनेजर जून रियोक का उसके कमरे में इंतज़ार कर रहा है, जहां वो गुस्सा होते हुए रियोक को कई सारी गालियां देता है। पर रियोक महा को उठाकर ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और बहुत ही जल्द थक जाता है, पर इसके बावजूद वो हार न मानते हुए दौड़ना शुरू करता है। तो आगे जब जिहाक महा के कमरे के आगे पहुंचते हैं तब महा अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के उनसे तैयारी करने के लिए 2 मिनट मांगती है, जिसके कुछ ही डिस्टेंस में हमें रियोक दिखता है, जो कि महा को उसके कमरे में पहुंचाकर टेंशन फ्री हो चुका है। और रियोक के वापस कमरे में जाते वक्त उसे सीढ़ियों में उसके फ़ैन क्लब की लड़कियां दिखती हैं, जो उससे पूछती हैं कि मैनेजर जुंग की तबीयत अब कैसी है। तो रियोक उनसे कहता है कि अब मैनेजर जुंग ठीक है। और जैसे ही रियोक अपने कमरे में पहुंचता है तो मैनेजर जुंग उसकी वाइट जैकेट उसके ऊपर ही फेंक के मारते हैं, क्योंकि रियोक अपने कंपनी के पॉलिसीज़ को जानते हुए उसके अगेंस्ट जा रहा था। पर वो मैनेजर जुंग के सवालों का जवाब नहीं देता और आगे जाकर अपने बैग को चेक करता है, जिसके बाद वो महा की बनी हुई ड्राइंग को देखकर हंसने लगता है। जिसके बाद हम एक बस में सभी को महा का इंतज़ार करते हुए देखते हैं। और आगे जैसे ही वो बस में आती है तो बस में एक सीनियर आर्टिस्ट होती है जो कि महा को चिल्लाने वाली होती है उसके लेट आने की वजह से। पर उनके चिल्लाने से पहले रियोक महा की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा टाइम पर आना चाहिए। जिसके बाद महा उन सभी से माफ़ी मांगती है और अपनी सीट में जाके बैठ जाती है। और आगे जैसे ही वो पीछे मुड़ के रियोक की ओर देख रही होती है तब मैनेजर जुंग उन दोनों के बीच में आकर महा को बस के सामने की ओर देखने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि उनकी नज़र अभी भी उन दोनों पर है। फिर आगे जैसे ही बस शुरू हो जाती है तो बस के अंदर सभी आर्टिस्ट नींद में होते हैं, पर रियोक को किसी वजह से नींद नहीं आती। तो रियोक सामने आकर महा के सिर को पकड़ लेता है, जो कि नींद में अपनी सीट से गिरने वाली थी। फिर आगे वो महा की साइड वाली सीट में जाके बैठ जाता है ताकि वो अपनी सीट से ना गिरे। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो वहाँ पर बैठे बैठे सो जाता है। फिर आगे जब फिल्म के सभी आर्टिस्ट अपने घर पहुँच जाते हैं तो हमें मैनेजर जुंग दिखते हैं, जो कि रियोक के सामान को लेकर उसके कमरे में पहुँचते हैं। रियोक गहरी नींद में होने का नाटक करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैनेजर जुंग सुबह के बात को लेकर उस पर अभी भी गुस्सा है। तो जैसे ही मैनेजर जुंग देखते हैं कि रियोक सोने का नाटक कर रहा है, वो रियोक के सामान को पटकना शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद भी रियोक नहीं उठता तो मैनेजर जुंग उसके पैर से सॉक्स को निकालकर उससे गुदगुदी करते हैं। पर इसके बाद भी रियोक कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे कि वो पकड़ा जाए। तो आगे वो उसे परेशान करते हुए उसके ऊपर लेट जाते हैं, जिस वजह से रियोक को अपना नाटक करना बंद करना पड़ता है। तो जुंग रियोक से पूछते हैं कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, जिसका जवाब देते हुए रियोक कहता है कि उसके और महा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो मैनेजर जुंग उससे कहते हैं कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा है तो तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो, क्योंकि रियोक एक फिल्म स्टार है और वहीं महा एक जूनियर आर्टिस्ट है और ऐसी बातें इंडस्ट्री में होती रहती हैं। तो इन सभी बातों को सुन लेने के बाद रियोक मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो फिर आगे हम महा को अपने कमरे में वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड शिमा और यूरी उसे मूवी की किसिंग सीन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी और वो रियोक के बारे में कुछ भी फील नहीं करती। जिसका मजाक उड़ाते हुए उसके दोस्त कहते हैं कि हमने रियोक का नाम नहीं लिया, रियोक का नाम तुम बीच में ला रही हो। जिसके बाद वो दोनों महा से कहते हैं कि तुम रियोक को मत पसंद कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी घमंडी और अकड़ू लड़का है और उसके ग्रुप के मेंबर्स भी बिल्कुल उसके जैसे ही हैं। जिस पर महा के विचार कुछ और होते हैं। वो कहती है कि रियोक बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कि तुम लोग कह रहे हो और उसका नेचर बहुत अच्छा है। जिस पर हंसते हुए उसके दोनों दोस्त महा से कहती हैं कि हमें पता है कि रियोक तुम्हें पसंद है, पर महा उनकी बात को न मानते हुए शांत हो जाती है। तो आगे वो दोनों महा से कहते हैं कि यूजिन भी उनके साथ मूवी के प्रीमियर में गया था, जहां उसने महा और रियोक को मूवी में साथ किस करते हुए देखा और उसे काफ़ी अजीब लग रहा था।
जिस बात को सुन लेने के बाद महा को हैरानी होती है और उसी दौरान यूजिन हमें डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखता है, जो कि अपने सारे फ्रस्ट्रेशंस को डांस प्रैक्टिस में निकाल रहा है। और उसका चेहरा देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि वो उन दोनों के साथ रहने की वजह से गुस्सा हो रहा है। डांस कर लेने के बाद वो नीचे बैठकर वापस से उस फिल्म के सीन को याद करता है जहाँ रियोक और माँ एक दूसरे को किस कर रहे थे, और वो उस सीन को याद करके वापस से गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से यूजिन सो भी नहीं पा रहा। पर आगे मैनेजर टाइप वहाँ आ जाते हैं, जो यूजिन को बताते हैं कि आधी रात हो रही है और उसे अपने कमरे में जाके सो जाना चाहिए, वरना उसका तबीयत भी खराब हो सकता है। और ये कहकर मैनेजर टाइप वहाँ से जाने वाले होते हैं, पर यूजिन उन्हें जाने से रोकते हुए उनसे कहता है कि वो भी अब से टीवी शोज़ और फिल्म्स के ऑफर साइन करेगा। जिस बात को सुन लेने के बाद मैनेजर टाई हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूजिन ने उनसे पहले ही कह दिया था कि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर यूजिन उनसे कहता है कि अब वो स्टार बनना चाहता है और इसके लिए वो उस हर एक चीज़ से होकर गुजरेगा जो उसे ज़्यादा मशहूर बनाती हो। इसके बाद हम रियोक को देखते हैं, जिसे हर जगह बस महा दिख रही है, और जब वो ब्रश कर रहा होता है तो उसे महा बाथटब में दिखती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर महा छुप छुप कर रियोक को डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखती थी। इन सभी बातों को याद करके रियोक हंस रहा होता है, पर उसका दोस्त जॉय रियोक को मुस्कुराते हुए देखकर उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि रियोक वहाँ पर अकेले होने के बावजूद हंस रहा था। जिस बात से जॉय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो रियोक कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, पर जॉय के वहाँ से चले जाने के बाद वो वापस से मुस्कुराता है। और उसी दौरान हमें महा दिखती है, जहाँ वो भी रियोक को याद कर रही है। फिर आगे हम माया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला इंसिडेंट देखते हैं जहाँ रियोक उसे कंधे में उठाकर उसके कमरे की ओर दौड़कर ले जाता है। महा के गाल शर्म से लाल होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुद को कंपनी के पॉलिसीज़ याद दिलाती है। और इसके बाद हमें मैनेजर जिहाक दिखते हैं, जो कि अपने कैफ़े में उस बात को याद करते हैं जहाँ उनसे कोई स्ट्रेंजर मिलने के लिए आया था, जहाँ वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं यूनजुन था। उसे अपने पास आते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसी बारे में ताजुब कर रहे होते हैं। तो अगले दिन हम एनर्जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पार्स को मैनेजर जुंग से बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पार्स कहते हैं कि रियोक को जल्दी से कोई नई फिल्म साइन करने के लिए बोलो। हालांकि वो अभी एक फिल्म को ख़त्म करके आया है, पर उसे फ्री मत बैठने देना। यहाँ तक कि वो उससे 10-15 स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए कहते हैं, जिस बात से मैनेजर जुंग को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। और इसके बाद हम जिहाक के साथ बैठकर कैफ़े में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जिहाक महा की फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और आगे वो उसे बताते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे फ़ोटोशूट के ऑफ़र्स हैं, तो वो फ़ोटोशूट करने का ऑफ़र शिम को देते हैं। पर शिम को इस बात से हैरानी होती है, क्योंकि अब तक उसने बस ऐड किया है। लेकिन जब जिहाक शिम को घबराते हुए देखते हैं, तो वो शिम से कहते हैं कि तुम्हें ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिहाक उस पर फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिम उनसे कहती है कि वो फ़ोटोशूट करना तो चाहती है, पर उसकी घबराहट की वजह से उसे नहीं लगता कि उसमें उतना विश्वास है जितना कि मॉडल में होना चाहिए। पर इसके बाद महा और यूरी दोनों उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसे जो ऑफ़र मिल रहा है वो उसके खूबसूरत दिखने की वजह से मिल रहा है। जिस बात को सुन लेने के बाद शिम उस फोटोशूट को करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी वक्त हमें रियोक दिखता है, जिसके हाथ में 15 से 20 मूवी की स्क्रिप्टें हैं, और उसे एक ही हफ्ते के दिन पूरे स्क्रिप्ट को याद कर लेना है, जिस वजह से वो अपने मैनेजर पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। तो मैनेजर जुंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सब मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहता, सीईओ पार्क्स ने कहा करके मैं ये सब तुमसे करा रहा हूँ। फिर आगे जब मैनेजर जुन गाड़ी का रेडियो ऑन करता है, तो रेडियो में महा का गाया हुआ गाना आ रहा होता है, जिसे सुनते ही वो जल्दी से बंद कर देता है। पर रियोक उसे वापस से शुरू करने के लिए कहता है, तो मैनेजर जुन जानबूझकर उसे दोबारा से शुरू नहीं करता। जिसके बाद रियोक वही गाना अपनी ज़बान से गाता है। रियोक की अपनी एजेंसी के पास पहुंचते ही लालिमा उसका इंतज़ार कर रही होती है, और उसके कार के आते ही वो अंदर जाके उसके साथ बैठ जाती है। जिसके बाद वो मैनेजर को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। और आगे जब वो दोनों अकेले होते हैं, तो लालिमा रियोक से कहती है कि जो मूवी में सीन दिखाया गया है क्या वो असल में हुआ है, मतलब कि वो जो किसिंग सीन था उसमें रियोक ने लालिमा को सोचकर उसे किस किया है। जिस पर गुस्सा होते हुए रियोक कहता है कि महा लालिमा की कॉपीकैट नहीं है, बल्कि उसकी खुद की एक पहचान है। जिस बात को सुन लेने के बाद लालिमा का भी दिमाग खराब हो जाता है। और आगे हम यूजिन को फ़ोटोशूट के दौरान देखते हैं, जिस फ़ोटोशूट में शिम को भी इनवाइट किया गया। इस फ़ोटोशूट के डिज़ाइनर वही है जो कि टी पार्टी की डिज़ाइनर है, क्योंकि उसी का आइडिया था कि शिम और यूजिन इस फ़ोटोशूट में पार्टिसिपेट करें। और शिम यूजिन को शूट में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद उनका फ़ोटोशूट शुरू हो जाता है। पहले शिम का फ़ोटोशूट होता है और उसके बाद यूजिन की बारी आती है,
जहाँ यूजिन बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है और इसी वजह से शिम छुपकर उसकी एक तस्वीर खींचकर अपने मोबाइल में रख लेती है। फिर आगे जब यूरी सुयो के स्टूडियो में आती है तो सुयो यूरी को बताता है कि शास का मेंबर जिसका नाम बैंग है वो उसके साथ काम करने की दिलचस्पी रखता है। सुयो की इस बात को बताते ही बैंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो यूरी के करीब जाकर उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर यूरी काफ़ी ऑकवर्ड महसूस करती है जिस वजह से बैंग का वहीं पर कट जाता है। और आगे जब महा और शिम को इस बारे में पता चलता है तो वो दोनों ही यूरी को लेकर एक्साइटेड होती हैं। वो तीनों ही अपना किराना खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर में आई थी, जहाँ कुछ बैठी हुई लड़कियाँ उन्हें देखते ही पहचान लेती हैं। तो वो दोनों लड़कियाँ उनके करीब जाकर उनसे पूछती हैं कि क्या हम सही में टी पार्टी ग्रुप से मिल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने आज तक कभी भी किसी सेलिब्रिटी को अपने आंखों के सामने नहीं देखा। खुद के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर तीनों ही लड़कियां शर्माना शुरू कर देती हैं। पहले तो उन्हें अनजानों के साथ फ़ोटो खिंचाने में शर्म आती है, पर बाद में वो तीनों ही मान जाती हैं। उनके बाहर जाते समय वो लड़कियां उनसे बाय कहती हैं, जिस बात से वो तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब लोग उन्हें भी पहचान रहे हैं और उन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। जिसके बाद हम स्पार्कलिंग ग्रुप्स के सदस्यों को देखते हैं, जिन्हें 3 साल बीत जाने के बाद आज बहुत दिन के बाद सैलरी मिल रही है और उसी वजह से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो वो सभी यूजिन को साथ में चल के खुशी मनाने के लिए कहते हैं, पर क्योंकि यूजिन महा के साथ बाहर घूमने जाने वाला था तो वो अपने दोस्तों को मना कर देता है और आगे महा को मैसेज करके कहता है ताकि वो उसे बाहर मिले। और उसी दौरान हम रियो को देखते हैं जो कि अपने स्क्रिप्ट को याद कर रहा है, पर वो ठीक से याद नहीं कर पाता क्योंकि उसे बार बार महा की बातें याद आती हैं। तो आगे वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है जहाँ उसके ग्रुप के बाकी सदस्य गेम खेल रहे होते हैं। इस बारे में रियो किसी से बात करना चाहता है तो वो सबसे पहले हांजाए से मिलता है। तो वो सबसे पहले हांजाए को अलग ले जाकर प्राइवेट में बात करता है, पर क्योंकि हांजाए ग्रुप का लीडर है और वो रियो को ये सब करने के लिए कभी नहीं कहेगा, तो वो चॉय की ओर देखता है और आगे वो इमेजिन करता है कि चॉय माइक को लेकर बाहर उसके फैन क्लब के सामने उसकी पोल खोल देगा, क्योंकि चॉय ऐसा पहले भी कर चुका है जहां उसने रियो की सीक्रेट्स को माइक में उसके फैंस के सामने अनाउंस कर दिया था। तो रियो चॉय को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। जिसके बाद उसे बैंग मिलता है, पर उसे पता है कि बैंग बस काम करते रहता है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, तो वो बैंग से भी कुछ नहीं कहता। और रियो परेशान होकर जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तो कांग आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो कि यिंजो के रिप्लेसमेंट में शास ग्रुप को ज्वाइन किया था। रियो को लगता है कि वो कांग से सब कुछ सच सच कह सकता है, तो आगे रियो उसे अपने कमरे में ले जाता है जहाँ वो उसे अपनी पूरी की पूरी कहानी बता देता है। कहानी बताते समय वो ए और बी कहता है, जिसमें महा ए है और रियो बी, और आगे कहता है कि पहले बी ए को इग्नोर करता था, पर हाल ही में बी ए को चाहने लगा है, लेकिन ए को नहीं पता है कि बी उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन कान को ये बातें समझ नहीं आती, तो रियो उसे समझाते हुए कहता है कि ए उसका दोस्त है और बी वो लड़की है जो उसे पसंद करती है। जिस बात को सुन लेने के बाद कांग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि रियो का उनके अलावा कोई और दोस्त नहीं है। तो रियो कांग से कहता है कि उसका दोस्त एक लड़की को जानता था, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती। लेकिन कई साल बाद वो लड़का वापस से उस लड़की से मिल रहा है और वो लड़की उसके नज़रों के सामने बार बार आ रही है। मतलब कि वो जो कुछ भी करते रहता है उसे हर जगह वो लड़की दिखती है। जिस पर जवाब देते हुए कांग कहता है कि वो लड़का जिस लड़की को इमेजिन करता है शायद वो उसे पसंद करता है और इसी वजह से वो लड़की उसे हर जगह दिख रही है। पर रियो इस बात को यकीन नहीं करना चाहता। फिर आगे रियो को उसे बताता है कि उसके दोस्त के पास उस लड़की का कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होने की वजह से वो उसे वापस नहीं कर सकता। तो कांग रियो से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे दोस्त की जगह होता तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर का जुगाड़ करता, और नंबर पाने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है। जिस बात से रियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि वो कांग को थैंक यू भी बोलता है। तो फिर रियो अपने कमरे में जाकर जैसे ही माँ का नाम सोशल मीडिया में सर्च करता है तो उसकी आंखों के सामने कई सारी फेक आईडी आती हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उसके कमरे में रखे हुए एक बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर रियो का कई साल पुराना मोबाइल हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब कि वो मोबाइल जिससे महा को उसने अपना पहला डांस वीडियो भेजा था। लेकिन उस फ़ोन में चार्जिंग ना होने की वजह से वो फ़ोन ऑन नहीं होता। तो वो अपने चेहरे को छुपाते हुए एक मोबाइल शॉप में पहुंच जाता है, जहां वो अपने कई साल पुराने मोबाइल फ़ोन का एक नया चार्जर खरीद लेता है। मोबाइल शॉप के काउंटर में लड़की
उसे पहचान लेती है, जिसके बाद रियोक वहाँ से भाग जाता है। और उसी वक्त हम महा, शिम और यूरी को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के आगे खड़े देखते हैं, जहाँ शिम इस बात का खुलासा करती है कि खाने का बिल वो नहीं बल्कि गेस्ट पे करेगा। पर तभी महा के मोबाइल में उसे एक नया मैसेज दिखता है जो उसे पूछता है कि क्या ये फ़ोन महा का है। तो शिम उससे कहती है कि ये कोई स्पैमर होगा, जिस वजह से महा उसे रिप्लाई न देते हुए उसका मैसेज को डिलीट कर देती है, इस बात को न जानते हुए कि वो मैसेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि रियोक था, जो महा के मोबाइल में मैसेज भेजने के बाद उसके जवाब का वेट कर रहा होता है। और आगे जब महा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो सोचना शुरू कर देता है कि महा उसे रिप्लाई क्यों नहीं करती है। रेस्टोरेंट के अंदर आ जाने के बाद महा को पता चलता है कि ये सारा प्लान यूजिन का था, क्योंकि उसे कई सालों के बाद फर्स्ट टाइम सैलरी मिली है। और तभी महा का फ़ोन रिंग होना शुरू हो जाता है, जो कि उसी नंबर से आया है जिससे उसे पहले मैसेज आया था। पर महा उसे स्पैमर समझते हुए काट देती है। कॉल कट जाने की वजह से रियो को महा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, जहाँ उसे छोटी छोटी चीज़ें संभालने नहीं जा रही और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। डिनर करते वक्त यूरी शिम से पूछती है कि उसका और यूजिन का जो फ़ोटोशूट हुआ वो कैसा था, जिसका जवाब देते हुए शिम कहती है कि यूजिन के वहाँ पर होने की वजह से वो फ़ोटोशूट को लेकर कॉन्फिडेंट थी और उसे अच्छा लगा, जिस बात से महा खुश होती है। पर आगे जब यूजिन सिर्फ महा से बात कर रहा होता है तो शिम निराश हो जाती है, जिसके कुछ देर बाद महा के फ़ोन में रियो का मैसेज आता है कि तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं चाहिए क्या। जिस मैसेज को पढ़ लेने के बाद महा को पूरा यकीन होता है कि वो मैसेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि रियोक है। तो वो उन सभी को ये बहाना देते हुए कि वो वॉशरूम जा रही है, वहाँ से जल्दी से उठकर भाग जाती है। महा के वहाँ से चले जाने की वजह से यूजिन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने ये पूरा डिनर का प्लान सिर्फ महा के लिए किया था। तो आगे जब महा उसे कॉल करती है तो रियोक उसे बदला लेते हुए उसका फ़ोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो 10 की उल्टी गिनती करता है, लेकिन 5 काउंट होते ही महा का कॉल कट हो जाता है। तो रियोक को न चाहते हुए भी उसे कॉल करना पड़ता है, जिसका फ़ोन उठाते ही महा उससे पूछती है कि उसे महा का फ़ोन का नंबर कैसे मिला। तो उसका जवाब देते हुए रियोक उसे बताता है कि रियोक के पुराने फ़ोन में महा का नंबर सेव था। और आगे वो अपने कबर्ड से महा का बैग को निकाल कर वो महा से पूछता है कि महा कहाँ पर है, ताकि वो उसे उसका बैग दे सके। लेकिन महा उससे कहती है कि तुम्हें बैग देने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी के हाथ में भी पहुंचा सकते हो। जिस पर रियो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो महा को एक बार देखना चाहता था और बैग उसे मिलने का बहाना था। लेकिन रियो हार न मानते हुए महा से उसका एड्रेस पूछता है, ताकि वो डिलीवरी एड्रेस में उसका एड्रेस लिख सके। तो महा उसे अपना एड्रेस बता देती है। कॉल ख़त्म होने से पहले रियो उसे अपना नंबर महा के मोबाइल में सेव करने के लिए कहता है, जिसके बाद महा ऐसा ही करती है। अगली सुबह जब रियोक अपने एजेंसी पहुंचता है तो उसे एक ट्रेनी अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए दिखती है, जो उसे मिलने जाने वाली थी। और आगे जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि रियोक उसे देख रहा है तो वो वहाँ से डर कर भाग जाती है। मैनेजर जून, जो कि रियोक के साइड में खड़े थे, रियोक से कहते हैं कि वो लड़की किसी लड़के को डेट कर रही है। और आगे वो रियोक से पूछते हैं कि क्या रियोक ने किसी लड़की को कभी डेट किया है। पर रियोक उन्हें ना कहते हुए वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद हमें दिखता है कि वो ट्रेनी जिस लड़के से बात कर रही थी वो स्पार्कलिंग ग्रुप का सदस्य मतलब कि यून है, मतलब कि वो लड़का जिसे यूजिन से जलन होती है। और आगे हम रियोक को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ प्रैक्टिस के दौरान रियोक महा की फ़ोटो को सर्च करते हुए उसे जूम करके देख रहा होता है। और उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसे महा से बात करते हुए मैसेज करना शुरू करना चाहिए। मैसेज करते वक्त वो महा से एक नहीं बल्कि 3 बातें पूछ लेता है, जैसे कि वो कहाँ पर है, उसने खाना खाया या नहीं, कि क्या वो डांस प्रैक्टिस कर रही है। रियो के मैसेज को पढ़ लेने के बाद महा को लगता है कि रियो का बर्ताव उसके प्रति काफ़ी बदल रहा है और उसे शक हो ही रहा होता है। लेकिन तभी वो खुद से कहती है कि रियो ऐसा नहीं है और ऐसा कभी नहीं होने वाला। और वो तय करती है कि वो रियो के मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी, जिस वजह से रियो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि रियो को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उसी कमरे में कांग आ जाता है, जहाँ रियो के चेहरे को देखकर वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारा दोस्त कैसा है। जिसका जवाब देते हुए रियो कहता है कि उसके दोस्त ने उस लड़की का नंबर तो ढूंढ लिया, पर वो लड़की उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। जिस बात को जानकर कांग भी कंफ्यूज हो जाता है। कांग को भी समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। लेकिन तभी चॉय वहाँ अचानक से आकर उन दोनों के बीच में बैठ जाता है, जहाँ उसने दोनों की ही बातें सुन ली थी। तो कांग उसे समझाता है पूरी कहानी ए और बी के इशारे में, जिसे पूरी तरीके से सुन लेने के बाद चॉय कहता है
कि ए रियोक है और बी कोई लड़की है जिसे वो पसंद करने लगा है। इस बात से हैरान होकर रियोक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर चोया काफ़ी चालाकी से रियोक के मुंह से ये बात उगलवाने में सफल हो जाता है कि ये पूरी कहानी उसके दोस्त की नहीं बल्कि रियोक की खुद की कहानी है। जिसकी इन बातों से परेशान होकर रियोक उन दोनों के सामने इस बात को कबूल कर लेता है कि वो किसी लड़की को पसंद करना शुरू कर चुका है, पर वो अपने मन की बातों को उस लड़की से कह नहीं पा रहा है। रियोक को एडवाइस देते हुए चोया उससे कहता है कि जैसे काम फुटबॉल खेलते वक्त बॉल को पूरे फील्ड में घुमाता है, तुम्हें उसकी तरह काम नहीं करना, इसके बदले तुम्हें डायरेक्ट गोल में वार करना है। ये सब कहते हुए वो महा के बैग को लात मार देता है, जिस बात से रियोक उस पर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन तभी उस बैग से एक डायरी बाहर निकल के गिर जाती है, जिस डायरी को खोल के देखने के बाद रियोक स्माइल करना शुरू कर देता है और आगे कोई भी समय न गंवाते हुए वो मैनेजर जून की कार को लेकर महा के घर के आगे पहुंच जाता है। और उसी वक्त महा सीढ़ियों में उसे दिखती है, तो वो महा का पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उसके नाम पुकारते ही महा पीछे मुड़कर उसे देखती है, तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि रियोक उसके घर के एड्रेस में पहुंच चुका है। महा के चेहरे में हैरानी साफ साफ झलकती है। वहीं दूसरी तरफ रियोक मुस्कुरा रहा होता है और यहीं पर पार्ट 5 का अंत हो जाता है, जिसके बाद हम वापस से एक 7 साल पुराना फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ रियोक के डांस प्रैक्टिस के दौरान जिहाक उसे अपने टीम में आने का इनविटेशन देते हैं, जिस बात से वो पहले तो हैरान होता है, लेकिन बाद में वो जिहाक का ऑफर ठुकरा नहीं पाता और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके कुछ समय बाद रियोक के डांस ग्रुप के बाकी सदस्य और महा सभी को पता चल जाता है कि रियोक उन्हें छोड़कर अपने के-पॉप आइडल बनने के सफ़र में निकल चुका है। ये बात को जान लेने के बाद वो सभी उससे नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप निकल गया था। और आगे जब जिहाक रियोक को अपने डांस ग्रुप में लेके आया तो वहाँ पर बस 3 सदस्य थे, युनजू, हांजा और युन। और आगे जब तीनों को पता चलता है कि रियोक उनके डांस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बस यहीं पर पार्ट 5 एंड हो जाता है।